नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात चीन सीमा पर बढ़ रहे तनाव की। लद्दाख में एलएसी पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। 29 और 30 अगस्त को भारत और चीन के सैनिकों के बीच पेंगोंग झील के पास झड़प के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि चीन ने भारत पर ही उल्लंघन और उकसावे के आरोप लगाए हैं। सीमा पर भारत भी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पेंगोंग त्सो के दक्षिणी तट की ऊंची पहाड़ियों और रेजांग रेचिन लॉ पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। इससे चीन और भन्नाया हुआ है। दोनों तरफ से तनाव इतना बढ़ गया है कि सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे पेंगोंग के दौरे पर हैं। बुधवार को वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने भी पूर्वी सेक्टर के प्रमुख एयरबेस का दौरा कर हालात की समीक्षा की थी। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को गए हैं। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बात हो रही है, लेकिन कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकल रहा है। इस बीच पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने कहा है कि भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पीएम मोदी और शी जिनपिंग को द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए। दोनों के बीच अनौपचारिक बैठक से ही कोई रास्ता निकल सकता है। सवाल यह है कि क्या मोदी शी का सीधा दखल ही भारत चीन का टकराव टाल सकता है। सवाल ये भी कि क्या दोनों नेता आपस में बात करेंगे, और अगर बात करते हैं तो क्या वाकई कोई हल निकल जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जुड़ेंगे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार जुड़ चुके हैं, और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुरेश कुमार गोयल जी से। सुरेश जी, जो निरुपमा राव ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात समझना मुश्किल है कि आखिर जो शीर्ष स्तर हमारे दोनों देशों के जो हैं राजनीतिक नेतृत्व है उनके बीच कोई संवाद नजर नहीं आता है, वो कहां पर हैं। क्या सचमुच ये एक समस्या को हल करने का तरीका हो सकता है, या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर, उसकी इच्छा के हिसाब से ही हो रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर पूर्व विदेश सचिव के कहने का मतलब क्या है? देखिए, निरुपमा राव जो पहले विदेश सचिव रह चुकी हैं, यूएसए में एम्बेसडर रह चुकी हैं, और चाइना के मामलों में उनकी जानकारी, उनकी समझ बहुत ज़्यादा है। मैं उनके साथ में काम कर चुका हूं और मैं उनसे काफी प्रभावित हूँ कि उनकी जो चाइना की पकड़ है बहुत मजबूत है। और इसीलिए उन्होंने जब ये बयान दिया है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत होनी चाहिए अनौपचारिक, तो उसको इतने हल्के में उसको काटना बहुत मुश्किल है। मेरे जो विचार में 3-4 सवाल उठते हैं वो ये हैं कि पहली बात तो कि जो हो रहा है एलएसी पर, जैसा कि आपने कहा, ये एक तरह से बिल्कुल असंभव है कि इसकी जानकारी शी जिनपिंग को नहीं हो या उसके पीछे उनका एक अप्रूवल ना हो। उनके वो सीएमएसी के चेयरमैन हैं, जो कमांडर हैं इस एरिया के, वो सीएमएसी के सीनियर मेंबर हैं। ये बिल्कुल एक समझ से बाहर है कि उन्होंने आपस में इसके बारे में सलाह नहीं की होगी। दूसरी बात, जब ये शुरू हुआ लद्दाख में, उससे कितने महीने पहले महाबलीपुरम में बैठक हुई थी दोनों की। जब ये टकराव उस समय सामने नहीं आया, और इस तरह का जो हुआ है वहां पर लद्दाख में, वो बिना तैयारों के नहीं हो सकता है जी। उसके तैयारियां पहले चल रही होंगी, बिल्कुल। इसका मतलब पहले से उनका प्लान था ये। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो है शी जिनपिंग या मोदी साहब की मीटिंग में कोई इसका एक हल निकल पाएगा या आगे बढ़ पाएंगे। उससे पहले और कदम है, रक्षा मंत्री मिल सकते हैं वो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं मिलेंगे वहां पर मॉस्को एससीओ की मीटिंग के बाद। आप विदेश मंत्री हैं, मुझको लगता है कि हमें पहले जो चीन का जो मूड है, चीन चाहता क्या है आखिर, उसको चीन क्या चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी तक जिस तरह से ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता या सैन्य वार्ताओं में जो उसका रुख है, उससे साफ है कि वो बहुत अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। डॉक्टर सौरभ, निरुपमा राय के बयान और जो हालात हैं, ज़मीनी हालात या जो मीडिया के जरिए हमारे सामने हैं, उन दोनों को देखते हुए आपकी टिप्पणी क्या होगी?
जैसा एम्बेसडर गोयल ने कहा कि चीन चाहता क्या है, तो चीन इसमें बहुत साफ है कि वह भारत जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की कोशिश कर रहा है और उसको चीन रोक देना चाहता है। चीन नहीं चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके उसके जो ऑलरेडी जो रणनीतिक स्तर पे उसने जो बढ़ोतरी भारत के खिलाफ हासिल कर रखी है, उसे किसी भी स्तर पर किसी भी क्षेत्र में जो पूरी लैक है उस पर भारत उसको टक्कर देने की या एक बराबरी के आधार आने पर किसी भी स्तर पर भारत उसका सामना कर पाए। और चीन इस यथास्थिति जो उससे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इससे लंबे समय से उसने सैकड़ों किलोमीटर की संख्या में बनाए हैं, तो उसे वो एक अपने रणनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है और वही काम भारत को करने से रोकना चाहता है। पहली बात जी। दूसरी बात, जैसा कि फिर से गोयल सर ने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी को या शी को, दोनों को ही पता है ये चीजें कि क्या हो रही है। ये ऐसा संभव नहीं है कि आज के इस मीडिया, जबकि हर एक छोटी सी छोटी चीजों तक को सारे विश्व में हर जगह पे जानकारी होती है, तो बिना उनकी सहमति के, बिना उनके जानकारी के इस तरह के लगातार कार्रवाइयां होती रहे और इतने महीनों से ये जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है वो लगातार आगे बढ़े। जाहिर है जो कुछ हो रहा है उसमें, यानी आपका भी यही मानना है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व उसमें शामिल है और ये शी जिनपिंग भी उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर वैदिक, आपको क्या लगता है कि भारत में जिस तरीके से इस समय चीन के साथ जो समस्याएं हैं उसको हल करने की कोशिश की जा रही हैं, उसे आप कूटनीतिक लिहाज से बेहतर मानेंगे या मानेंगे कि फिलहाल जो कूटनीति है वो असफल हो गई है और अब सैन्य उपाय ही बचा है? मुझे ये लगता है कि कूटनीतिक उपाय तो किए गए हैं, लेकिन अभी उनको पूरी तरह से करना बाकी है। सबसे पहला तो मेरा सुझाव ये है कि हमारे भाई नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो शी जिनपिंग को सीधा फोन करें, जिनके साथ झूला झूला, जिनके साथ लुंगी पहन के वहाँ तमिलनाडु में घूमे, अहमदाबाद में घूमे, जिनका इतना भव्य स्वागत किया, लगभग दर्जन भर बार मिल लिए पिछले 6 साल में, उनके साथ बातचीत करने में क्या एतराज है। और मुझे तो ये लगता है कि गलवान घाटी में जो हुआ वो एक तात्कालिक घटना थी और आकस्मिक घटना थी। उस घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा प्लानिंग हमारा रहा हो या चीनियों का रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो स्थानीय स्तर पर हुई घटना थी, उसको वहीं रोका जा सकता था, लेकिन हमारे फौजी लोग आपस में घंटों 10-10, 12-12 घंटे बैठ के बात करते हैं और क्या बात करते हैं वो विस्तार से आज तक पता नहीं चला है। लेकिन चीनी लोगों को मैं समझता हूँ कि ऊपर से जो आदेश आते हैं उनका वो पालन करते हैं, तो बजाय उनसे मत्थापच्ची करने के, मगजपच्ची करने के वहाँ बैठकर बॉर्डर पे शीर्ष नेतृत्व को बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अभी जैसे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने उनके विदेश मंत्री से बात की थी, लेकिन कोई बात ढंग से हुई नहीं। लेकिन एक बात आप निश्चित जानिए कि भारत युद्ध करना नहीं चाहता, भारत चीन को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहता। हालांकि हमने टिकटॉक जैसे उनके करीब 150-200 ये जो ऐप वैप चलते हैं इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया है, कई उनके साथ जो समझौते हुए हैं उनको कैंसिल कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत सरकार चीन से लड़ने की मुद्रा में बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो नरेंद्र मोदी जब लद्दाख गए थे चीन का नाम लेकर बोलते। बिल्कुल। अभी आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टोकूंगा कि अभी तक चीन का नाम भी नहीं लिया है प्रधानमंत्री ने, और यहाँ तक कहा था उन्होंने कि कोई हमारे क्षेत्र में आया नहीं है, जबकि अब तक बहुत सी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी वेबसाइट में इस बात को लिख दिया था, हालांकि बाद में हटा लिया गया। और हिंदू की रिपोर्ट है कि करीब 1000 किलोमीटर का पूरा एरिया है जो लद्दाख में सीमा से लगा हुआ, उस पर चीन ने अपनी बढ़त बना ली है। रंजीत कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। रंजीत जी, हम लगातार चीन के संबंध में यही सुनते हैं कि ब्रिगेडियर स्तर पर वार्ता हो रही है
और सैन्य अधिकारी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जबकि लंबे समय तक कूटनीति की कसौटी ये थी कि राजनयिक ढंग से चीज़ों को न सिर्फ हल किया जाए बल्कि धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाए, क्योंकि ये जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप और चीन का जो पूरा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा आर्थिक इसका मसला भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो निरुपमा राव ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व को सीधे बात करनी चाहिए और ये जो अनुपस्थिति है वो उनके लिए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है उसे समझना बहुत दुरूह है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत के पहले एक जमीनी आधार तैयार करना होगा। देखिए, जो जमीनी सच्चाई है वो काफ़ी भिन्न है। पूर्वी लद्दाख के इलाके में जिस तरह से चीन ने, जैसा कि अभी आपने बताया, 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है, वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियों का ही परिणाम है। देखिए, 2013 से जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने हैं, उनका आक्रामक रुख बढ़ता जा रहा है। भारत को कूटनीतिक स्तर पर, सैनिक स्तर पर, हर जगह चीन ने भारत को पछाड़ने की कोशिश की है, चाहे वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में सदस्यता का मसला हो या आतंकवादी मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने का मसला हो। सभी मसले पर चीन ने भारत का विरोध किया है। हालांकि इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 17-18 बार मुलाकातें हो चुकी है। दोनों ने एक दूसरे के यहाँ दौरे किए हैं। चीन प्रधानमंत्री मोदी 5 बार चीन के दौरे कर चुके हैं। इसके बावजूद यदि माहौल नहीं बदलता है तो ये इससे पता चलता है कि चीन के राष्ट्रपति ने यह ठान लिया है कि भारत को नीचा दिखलाना है, भारत के इलाके पर कब्जा करके सामरिक तौर पर, सैनिक स्तर पर भारत को नीचा दिखलाना है। देखिए, जहां तक बातचीत का सवाल है, दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, सैनिक स्तर पर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत कोई नतीजा पर नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब साफ है कि चीन बातचीत के जरिए भारत की मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत को यह साफ विकल्प देना होगा कि वह सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार है, जैसा कि जनरल बिपिन रावत ने अभी कहा था। और इसी बिना पर भारत चीन को एक तरह से चेतावनी दे सकता है कि बातचीत का रास्ता जो भारत ने अपनाया है वो भारत की कमजोरी नहीं है। भारत बातचीत के विकल्प को अपनाने के बाद ही सैन्य कार्रवाई करने के लिए कोशिश कर सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, देखिए, जहां तक दोनों शिखर नेताओं के बीच बातचीत का सवाल है, जो भारत के प्रधानमंत्री के जो विशेष प्रतिनिधि हैं सीमा मसले पर बातचीत के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि वांग यी, दोनों के बीच 5 जुलाई को बातचीत हुई थी। दोनों के बीच सहमति हुई थी कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद पीछे नहीं हट रही है। तो इसका मतलब साफ है कि चीन भारत को बातचीत में उलझाए रखना चाहता है और बातचीत में उलझा करके अपनी सैन्य तैयारी मजबूत कर रहा है ताकि भारत पर सैनिक दबाव बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। और ये बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। हम सुरेश गोयल जी से समझते हैं। गोयल साहब, जिस तरीके से चीन ने बातचीत तो की है, बातचीत में लगातार वो बैठ रहा है, लेकिन जो जमीनी स्थिति है उसमें अब ये सब लोग मान रहे हैं कि जो जून के पहले की स्थिति थी, जो हमारी LAC पर पूरी स्थिति थी, वो उसको बदल चुका है। उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दरअसल बदल दिया है। जिस फिंगर 8 तक कल तक हमारे सैनिक जाते थे, अब वो 2, 3 और 4 के बीच उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और तमाम रिपोर्ट्स हैं और ये बात अब एकदम तय हो चुकी है कि उसने हमारी ज़मीन पर न सिर्फ कब्जा किया है बल्कि पूरी सैन्य तैयारी है। अभी तो ये भी खबर आ गई कि उसने मिसाइल सिस्टम की भी पूरी व्यवस्था कर दी है। तो ऐसे में क्या हम किसी युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ये कूटनीति असफल हो चुकी है और अब सैन्य नीति से ही चीजें तय होंगी? देखिए, मैं इतनी अलार्मिस्ट बात नहीं करूंगा कि जो कूटनीति फेल हो गई है और हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, जो अभी स्थिति है बड़ी मुश्किल स्थिति है और उस स्थिति को हमें बड़े शांति से, बड़ी समझबूझ से हल करना है। उसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं कि बातचीत अगर अभी तक सफल नहीं भी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं। बातचीत चालू रखनी है। हमें समझना है कि चीन को किस तरह से हैंडल किया जाए और चीन की मंशा क्या है और किस तरह से। देखिए, कहीं ना कहीं तो बातचीत करके समझना ही होगा। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि चीन को ये साफ जाहिर हो जाए कि भारत कमजोर देश नहीं है और भारत जो है, जो एक स्थिति थी पहले जून से पहले, जब तक वो नहीं
उसी यथास्थिति बनेगी, उससे पहले और कुछ आगे बढ़ना संभव नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए हमारी जो एक स्टेटमेंट है बड़ी साफ है। हमने ये कहा कि पीछे जो हुआ सो हुआ, आप आए यहाँ पर और हम यहाँ पर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। चीन पहले बना चुका है, ये जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन में और हम में पैरिटी हो, ताकि दोनों को एक दूसरे के लिए खतरा नहीं हो। चीन ये नहीं चाहता है, चीन चाहता है कि भारत के ऊपर दबाव बना रहे। तो हमारी जो एक सिचुएशन होनी चाहिए कि हम जानते हैं कि चीन एक उभरता हुआ सुपर पावर है। चीन जानता है कि भारत भी एक बड़ी पावर है और चीन और भारत को दोनों को मिलकर के ही रहना होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी जो तनाव पैदा हुआ है, हमको कहना चाहिए कि अगर आप यहां से पीछे हटकर मई की सिचुएशन में आ जाते हैं, उसके बाद में हम और आप कूटनीतिक पॉलिटिकल लेवल पर बैठ करके बातचीत करते हैं, देखते हैं कि हम दोनों इस चेंज्ड इंटरनेशनल सिचुएशन में किस तरह एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। बिल्कुल। और चीन तो ये कह रहा है कि अभी तक सीमांकन ही नहीं हुआ है और वो अपने हर एग्रेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, हम जाहिर है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, उस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आक्रामक चीन को कैसे काबू में किया जाए। ये एक बड़ा सवाल है। जो पूर्व विदेश सचिव हैं निरुपमा राव, उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व को इस मसले पर पहल करनी चाहिए। यानी वो चाहते हैं कि जी पिंग और हमारे प्रधानमंत्री के बीच बात हो। हमारे साथ जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ हैं। डॉक्टर सौरभ, जिस तरह से इस समय भारत और चीन के बीच तनाव है और दोनों एक न्यूक्लियर पावर हैं, पूरी दुनिया की निगाह इस तरफ है और ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल असली लड़ाई तो अमेरिका और चीन के बीच है। भारत उसमें चूंकि सीधे सीधे अमेरिकी खेमे में चला गया है, इसलिए यह तनाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों को? क्या चीन और भारत के बीच कोई युद्ध, ये हमारी वसुंधरा उसको बर्दाश्त कर पाएगी? अब अभी इस युद्ध के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए कि एक युद्ध अवश्यंभावी है और जो डिप्लोमेसी है सो काफ़ी पीछे से भी चल रही होगी और जो विभिन्न स्तरों पर बातचीत का है वो हमारी ब्रिगेडियर स्तर पर भी अभी हुआ है, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन लगातार बातचीत चल रही है। और दूसरी बात, जो चीन की स्थिति है अभी, वो लगातार दक्षिण एशिया में, चाहे वो नेपाल के साथ हो या पाकिस्तान तो उसका पहले से हो, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, तो वो सभी इस क्षेत्र में भारत को रोकना चाहता है। और जो भारत के परंपरागत मित्र देश भी थे, उनके साथ अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद देकर उनको अपने खेमे में करने की या तो कोशिश कर रहा है या बहुत हद तक कर भी चुका है। और साथ ही नेपाल, जो भारत का एक बहुत विश्वासी आज तक पड़ोसी देश रहा है, उसको बहुत हद तक उसने अपने खेमे में कर लिया है। और जो आपने मिसाइल का भी जिक्र किया था जो चीन ने भी लगाया है, तो वो उस क्षेत्र में ही है जहाँ पर नेपाल, भारत और चीन के ट्रांजैक्शंस मिल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इस विश्व परिदृश्य में जो कोरोना के बाद के जो ये सिनेरियो उभर रहा है, उसमें जहां भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे देश मिलकर एक नए एक
गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं, वहीं चीन को लग रहा है कि ये गठबंधन उसके खिलाफ है। लेकिन चीन को ये समझना चाहिए कि गठबंधन उसके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल उसकी आक्रामकता के खिलाफ हो सकता है। चीन लगातार ऐसे, चाहे वो रशिया से हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में हो, चाहे वो भारत के साथ हो, हर जगहों पर उसने अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति को उसने दिखलाया है। तो ये जो गठबंधन हो सकता है, या जो एक नई आर्थिक सहयोग के लिए एक गठबंधन हो रहा है, वो चीन या किसी भी अन्य देश के लिए नहीं है, बल्कि एक विश्व में एक शांति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, हमारे समय थोड़ा कम है, इसलिए हमें बात करनी पड़ेगी। हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वैदिक जी, अभी डॉक्टर सौरभ ने नेपाल का जिक्र किया और कई लोगों का कहना है कि ये बड़ी कूटनीतिक असफलता है कि भारत को छोड़कर, जिसके साथ सदियों के सांस्कृतिक संबंध थे, उसकी जगह नेपाल चीन के खेमे में है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो नेपाल की नीति भारत के प्रति आजकल है, उसका मूल कारण कोई भारत विरोध या चीन प्रेम नहीं है। उसका मूल कारण आंतरिक झगड़ा है। प्रचंड और केपी ओली के बीच में जो झंझट चल रहा है, उसमें प्रचंड के लोगों ने कुछ भारत के पक्ष में बोल दिया था। तो भारत के विरोध में एक भयंकर नेशनलिस्ट का रूप धारण करके केपी ओली ने वो लिपुलेख वाला मामला उठा दिया। लेकिन आप देखें कि नेपाल को अपनी हैसियत पता है। 15 अगस्त को उन्होंने खुद फोन किया केपी ओली ने। उसके बाद उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रतिनिधिमंडल से भी मिला। मुझे लगता ये है कि हमें इस समय युद्ध की बात नहीं करके बहुत ही रचनात्मक ढंग से अपने पड़ोसियों को हैंडल करना चाहिए। वो लोग चीन से बहुत पैसा ले रहे हैं, अपना पुनर्निर्माण के कार्य में उसका सहयोग ले रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो लेते रहें। लेकिन उनके साथ हमारा संबंध इतना अच्छा होना चाहिए, जैसा कि श्रीलंका के नए नेतृत्व वाले दोनों भाइयों ने कहा है। दोनों ने कहा है कि हमारी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी होने के अलावा और कोई पॉलिसी हो ही नहीं सकती है पड़ोसी देश में। अगर और कोई पॉलिसी होगी तो पाकिस्तान बन जाएंगे। जी बिल्कुल। उनकी इस्पाती दोस्ती होगी चीन के साथ जी, लेकिन वो चीन के गुलाम बन जाएंगे, अपनी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो पड़ोसी देशों को हमें ठीक ढंग से टैकल करना चाहिए। और ये जो मामला बॉर्डर का है, 300 बार साल में चीनी लोग उल्लंघन करते हैं और 300-400 बार हम भी उल्लंघन करते हैं। वो जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है अभी तक खींची नहीं है, वहाँ कोई तार नहीं लगे हैं, कोई खंभे नहीं लगे हैं। वो चरते चराते जानवरों को इधर आ जाते हैं, हमारे सैनिक उधर चले जाते हैं। ये मामला बैठ के शांति से हल करने का है, इसको बहुत फ्लेयर अप नहीं करना है, इसको युद्ध में नहीं बदलना है। दोनों देशों की स्थिति इस समय दुनिया में काफी नाजुक है। जी बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं उसके बरखिलाफ हमारे जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो तो बहरहाल युद्ध की न सिर्फ घोषणा कर चुके हैं, वो दुंदुभी वहाँ बज रही है। बहरहाल लोग समझें इसकी गंभीरता को तो बेहतर होगा। रंजीत जी, लेकिन एक चीज़ का जवाब दीजिए कि चीन को लेकर क्या हमारी नीतियों में कुछ स्पष्टता की कमी रही? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधे झूला झुलाने तक पहुंच गए, लुंगी पहन के, जैसा कहा वैदिक जी ने कि महाबलीपुरम में भी घूमा गया, सब कुछ किया गया। और एक पुराना, जबकि उसका पूरा इतिहास था, तो कहीं कुछ अतिरेक दिखाया गया है। और आज जब हम उसको देख रहे हैं तो लगता है कि कुछ उसमें शायद समझने में चीन को भूल हुई है। देखिए, चीन के जो सामरिक मंसूबे हैं पिछले 7-8 सालों से, जब से राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन में सत्ता पर आए हैं, वो उजागर हो रहे थे। लेकिन भारत ने उसका सही आकलन नहीं किया और उस आकलन के अनुरूप चीन के साथ अपनी दोस्ती की जो बुनियाद है वो विकसित नहीं होनी दी। चीन के मीठी मीठी बातों में भुलावे में भारत आ गया और चीन की कई जो भ्रामक नीतियां हैं, खास करके सीमा को लेकर के, कि हम सीमा को शांतिपूर्ण मसले से सुलझाते रहेंगे, लेकिन सीमा मसले पर उसने अपना कड़ा रुख बनाए रखा, भारत को धोखे में रखा, बातचीत में भारत को उलझाता रहा और भारत के इलाके पर उसने अपने कदम आगे बढ़ाने की कार्रवाई जारी रखी। तो इस तरह चीन ने जो धोखे की बात भारत से की है, धोखे की कार्रवाई भारत से की है, भारत ने उसका सही आकलन नहीं किया, उसे सही मौके पर उसको सीख से भापा नहीं। यह भारत की एक भूल हम मान सकते हैं। देखिए, भारत और चीन के बीच युद्ध हर हालत में टलना चाहिए। युद्ध के भयावह नतीजे होंगे, लेकिन इसके साथ ही युद्ध टालने के लिए भारत को चीन को यह संदेश भी देना होगा कि हम युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम अपनी ताकत
किसी भी तरह से हम कमजोर नहीं हैं और चीन की ताकत का जवाब देने को तैयार है, तभी यह युद्ध टल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक गंभीर मसला आपने उठाया है कि युद्ध इलाज नहीं है और शायद इस पूरे न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप को बल्कि पूरे एशिया को उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, 2 न्यूक्लियर पावर अगर युद्ध के करीब पहुंच गए। लेकिन गोयल साहब, युद्ध उपाय नहीं है। हम सब जो भी थोड़ा बहुत भी संवेदनशीलता से बात करते हैं वो समझते हैं कि युद्ध के बाद सिर्फ बर्बादी मिलती है और वो सबको मिलेगी। लेकिन फिर रास्ता क्या है? उसने ज़मीन पर बदल दिया है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लगातार वो मिसाइल्स तैनात कर रहा है, सैनिक तैनात कर रहा है। और हकीकत यह है कि अगर हम अपने परसेप्शन को देखें तो 10 किलोमीटर, वो देप्सांग में ख़ास तौर पर करीब 18 किलोमीटर अंदर आया हुआ है। तो फिर रास्ता क्या बचा? देखिए, मेरे को जो मेरा अपना असेसमेंट है वो ये है कि चीन को ये उम्मीद नहीं थी कि ये मामला इतना तूल पकड़ जाएगा, खास तौर पर मीडिया में या बाहर आकर के एक इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ये चीन की मंशा ये थी साफ साफ कि भारत अपने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आगे ना बढ़ाए कि चीन के बराबरी पर आ जाए, और दूसरी चीज ये है कि भारत खुद एक चीन की बराबरी पर आकर खड़ा ना हो जाए, कहे कि हम आपके बराबर के देखें। लेकिन अब जो हो गया है और जो बिल्कुल साफ आकर के ये एक तरह से प्रेस्टीज इशू बन गया है दोनों देशों के लिए, तो जब तक हम, एक तो ये है कि जो टेम्परेचर जो है इसकी जो गर्माहट है थोड़ी कम करनी पड़ेगी, मीडिया एक्सपोजर कम हो तो अच्छा है, पीछे से कूटनीतिक बातचीत हो। दूसरी तरफ साफ साफ ये कह देना है कि ठीक है, जो आप आ गए हैं यहाँ पर, इसके बारे में ज्यादा मीडिया की और एक पब्लिक डीलिंग करने के बजाय आप शांति से अपनी जगह पर लौट जाएं। इसके बाद में बैठ करके हम एक पॉजिटिव संदेश देंगे कि हम दोनों के बीच में पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत हो रही है और भारत और चीन के संबंध आगे अच्छे होने चाहिए। कुल मिला के एक तरह नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। अंततः वार्ता से ही, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और इसके अलावा कोई रास्ता होता भी नहीं है। युद्ध के बाद भी बातचीत ही होती है। सवाल यह है कि इस कोरोना काल में, इस आर्थिक बर्बादी के दौर में हम अपने नुकसान को कितना कम से कम रख पाते हैं। यही दरअसल राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया। राजनीति में आज बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, और मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार।